हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आरोह कॉमर्स क्लासेस के अंदर। मैं अभिषेक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं क्लास 11th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स के साथ। जैसा कि बच्चों आप हमारी प्लेलिस्ट को देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं मेरे छोटे बच्चों। अब आपके स्कूल चालू हो चुके हैं और अब आपने अपना सब्जेक्ट्स भी कॉमर्स ले चुके हैं, तो आप अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट्स के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझ गए होंगे, क्योंकि आपके सर या मैडम ने ये सब चीज़ें आपको बता दी होगी। तो जो हमारा अकाउंटेंसी का जो प्लेलिस्ट चल रहा है, उसका आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की। अब बच्चों चैप्टर नंबर जो 2 है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी जो हमारी प्लेलिस्ट में जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं, याद रखिए क्या याद रखिए, जरा देखिए इसको। मैं डायग्रामेटिक तरीके से आपको समझाने की बात करता हूं, इसलिए आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि अगर मान लो ये एक पेड़ है, इस पेड़ के अंदर अगर जड़ बहुत अच्छी मजबूत होगी ना बच्चों, यहाँ पे जो इसका रूट है वो अच्छा मजबूत होगा ना बच्चों, तो ये जो पेड़ है ना भैया, ये पेड़ भी बहुत अच्छा लगने वाला है। याद रखिए, ये पेड़ भी आपका बहुत अच्छे होने वाला है और इसी रूट को बनाने के लिए हमारा ये चैप्टर चल रहा है। मतलब कि ये जो चीज़ें हैं, ये यहाँ पे जो भी इनके लिए प्रोडक्शन के लिए या इसकी मजबूती के लिए ज़रूरी है, ये सारे के सारे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी अपकमिंग हमारी लेक्चर सीरीज में आने वाले हैं बच्चों, ये सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आप हो सकता है, क्योंकि इसमें थ्योरी बेस्ड है, तो हो सकता है बच्चे से बोलते हैं नहीं सर अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल होता है। नो बच्चों, ये बात याद रखिएगा, अगर आज आप अपना रूट अच्छा कर लेंगे तो फिर हम बार बार बोल रहे हैं, चाहे आप सीए करें, चाहे आप बीकॉम करें, चाहे आप सीएस करें, चाहे आप एमबीए करें, आप कुछ भी करें, जहां भी आपकी अकाउंटेंसी आएगी, अगर आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है तो याद रखिए सफलता भी बहुत स्ट्रांग होगी। इसलिए ये जो प्लेलिस्ट चल रही है प्लीज इसको इग्नोर ना करें। और थ्योरिकल पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जामिनेशंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस इस सेशन से उठ जाते हैं, इसलिए ये तो गलती करें नहीं कि सर थ्योरी हम सीधे प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए प्रैक्टिकल की मजबूती के लिए फंडामेंटल होना बहुत जरूरी है बच्चों, ये बात अपने दिमाग में आप बिल्कुल सेट कर लीजिए। तो यहां पे हमने इसके चैप्टर्स जो हमारा चल रहा है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा यहां से रफ कर देते हैं और अब हम बात करेंगे कि आज जो हमारा चैप्टर्स है वो है चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमें बताता है अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। अभी तक आप अकाउंटिंग टर्म्स को नहीं जानते होंगे, तो इस चैप्टर्स के अंदर हम अकाउंटिंग टर्म्स को कवर करेंगे। सर टर्म्स क्या होती है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, हिंदी में अगर हम बात करें तो शब्दावली, हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं शब्दावली। ये आपको अकाउंटिंग जो सीखना चाह रहे हैं, जब मैं आगे लेक्चर जब लूंगा तो मैंने अगर परचेस बोला तो आपको समझ में आना चाहिए कि परचेस के मायने क्या हैं। मैंने अगर असेट्स बोला तो आपको समझ में आना चाहिए असेट्स के मायने क्या हैं, क्योंकि इन सारी टर्म्स का कहीं ना कहीं हमारे फाउंडेशन पे और एडवांस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए बच्चों यहाँ पे मेरे इस चैनल के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 11th अकाउंटेंसी सेशंस 2025-26 मिलने वाला है, लेकिन आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये वीडियो मिल रहा है तो आप ठीक है ना, नहीं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपका एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो बच्चों अपनी नोटबुक उठाओ और चैप्टर नेम डालो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर नंबर 2। ठीक है बच्चों, बड़ा ही सिंपल वे में हम सीखेंगे, एक एक टर्म्स को सीखेंगे, हमारी जो नोट्स है उसको देखते हुए हम चलेंगे, उन नोट्स का डिटेलिंग देखेंगे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आसानी से। सबसे मेन तरीका यह है कि मैं आपको सिंपल तरीके से बात बैठा दूं आपके दिमाग में, वो एक इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 आज, और देखते हैं क्या क्या इसमें होने वाला है। चैप्टर्स 2 लेक्चर में भी हो सकता है, तो आप तैयार रहिएगा, दोनों लेक्चर्स जरूर आपको लेने हैं।
बेसिक टर्म्स को समझाने के लिए हम एक साधारण तय का एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है, जिसमें हम एक छोटी सी स्टोरी राइटिंग करेंगे और उस स्टोरी राइटिंग के थ्रू ही हम छोटे छोटे टर्म्स निकालेंगे पहले और फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये टर्म क्या कहती है। ठीक है बच्चों, बड़ा ध्यान से अब आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, इस सेशन को देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। अकाउंटिंग टर्म्स भी आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, अकाउंटिंग टर्म्स को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक पर्सन है, इन पर्सन का अभी पढ़ाई पूरी हो चुकी, मतलब ये बीकॉम कर चुके। मान लेते हैं इनके दिमाग में ख्याल था या इन्होंने सोच रखा था कि मैं बिजनेस करूंगा, इनके दिमाग में ये थॉट्स थी। अब आपको पता है बच्चों, जब अपन बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए सबसे जरूरी चीज क्या हो जाता है? नगद, धन, मनी। क्योंकि इनके पास कोई सेविंग नहीं थी, इनके पास कुछ भी नहीं था, तो इन्होंने देखा कि यार अपन बिजनेस कैसे करेंगे। तो जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो अपन सबसे पहले भगते हैं और किसके पास जाते हैं? अपने पिताश्री के पास, और जाके बोलते हैं पापा मेरा बिजनेस करने का बड़ा रुझान है, तो क्या आप मुझे कुछ पैसा दे देंगे? तो इनके पिताजी बड़े खुश हुए, उन्होंने बोला ठीक है, आज के ज़माने के अंदर सब लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो चल ठीक है, मेरी सेविंग में से मैंने तेरे को 2 लाख रुपए दे दिए। तो हमारी इस स्टोरी के अंदर जो ये पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर राम को उनके फादर, थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। मान लेते हैं ये इनके फादर हैं, इन्होंने इसको 1 लाख रुपए, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर 1 लाख रुपए इनको बिजनेस करने के लिए दे दिए। ठीक है बच्चों, यहां तक स्टोरी क्लियर है? 1 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए इनको दे दिए, जा 1 लाख रुपए में तू पहले बिजनेस कर। तो 1 लाख रुपए मिस्टर राम के हाथ में आ चुके हैं बच्चों। अभी मैं किसी भी तरह की अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैंने अभी भी बोला कि 1 लाख रुपए, जैसे आपके पास 1 लाख रुपए आ चुके हैं। अब आपने सोचा यार बिजनेस कहीं का करेंगे, तो थोड़ी आपको नॉलेज थी कॉलेज टाइम में कि अपन एक काम करते हैं, आइसक्रीम की शॉप खोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइसक्रीम की शॉप खोलूं मैं, इसके लिए आपने एक अच्छी सी लोकेशन देख ली। मान लेते हैं यहां पे आपने एक अच्छी सी रोड के किनारे, ये हम रोड बना लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। सिर्फ उदाहरण के तौर पर है, आपको मेरी ड्राइंग्स पे नहीं जाना है, केवल आपको समझ में आ जाए उसके हिसाब से। तो एक छोटी सी इन्होंने एक शॉप देख ली, ये मान लेते हैं शॉप है, एक छोटी सी शॉप इन्होंने यहां पे देख ली। मकान मालिक से बात कर ली, मकान मालिक ने बोला ठीक है भैया ये दुकान आप ले लीजिए, आप तो मुझे रेंट दे देना, किराया दे देना 1000 रुपए पर मंथ का। ये बात डिसाइड हो गई। मिस्टर राम भी बड़े खुश हो गए, ठीक है 1000 रुपए में हमारे पास, क्योंकि कैश है 1 लाख रुपए, हम 1000 रुपए में इसको मैनेज कर देंगे। इन्होंने दुकान देखी, दुकान का शटर ऊंचा किया और देखा दुकान बिल्कुल खाली थी, 4 दीवार ऊपर छत थी। अब क्योंकि इनको व्यापार करना था, इनको बिजनेस करना था, तो इन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया कि इस दुकान का नाम हम क्या रखेंगे। तो इन्होंने अपनी दुकान का नाम रखा कोल्ड सेल्स, मान लेते हैं कोल्ड सेल्स करके एक दुकान का नाम रख लिया। ठीक है जी, बोर्ड लग गया, बोर्ड इन्होंने लगा दिया, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे बोर्ड लग गया। अब बच्चों अब ये बताओ, जब इन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया, अब इनको क्या करना है? सबसे पहले इन्होंने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं अपने जो शॉप है उसका बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेशन करूं, जिससे कि प्रॉपर वे में डिस्प्ले लगे, लोग आए। तो इन्होंने सब क्या किया, अपनी शॉप में अच्छा सा फर्नीचर एंड फिटिंग सेट कराया, मान लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे इन्होंने जो कोल्ड स्टोरेज बॉक्स होते हैं वो रख दिया, यहाँ पे इन्होंने अपनी बैठने की व्यवस्था करी, यहाँ पे इन्होंने फर्नीचर लगा के इस तरीके से पूरा का पूरा सेटअप कर लिया।
लाइट लगा ली, फैन लगा लिया, इस तरीके से यहाँ पे लाइट लग गई, मान लो बैठने की व्यवस्था थी तो एसी लगा दिया, ये सारा इन्होंने कर दिया। अभी इन्होंने दुकान का डेकोरम सेट कर दिया है, किसी भी तरीके का आइसक्रीम नहीं लिया। अब इनके विचार आया कि ये दुकान बिल्कुल सेट हो चुकी है, अब हमें आइसक्रीम की जरूरत है बच्चों। तो इन्होंने अपना एक दिमाग लगाया कि इनके बिल्कुल नजदीक में ही एक मार्केट था, मान लेते हैं हम ये मार्केट बना लेते हैं, आइस मार्केट। इस मार्केट के अंदर आइसक्रीम के बहुत सारी शॉप्स थी। इनको पता था कि यहाँ पे बहुत सस्ते में अच्छी आइसक्रीम्स मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर ए बी सी बहुत सारे सप्लायर मार्केट में अवेलेबल थे बच्चों। ये भाई साहब मिस्टर राम यहाँ पे जाते हैं और मिस्टर राम यहाँ पे जाके मिस्टर ए से अपनी डील कर लेते हैं कि आप हमें इतने लीटर आइसक्रीम भेज दीजिए, अलग अलग कंपनी की, अमूल की भेज दीजिए, हैवमोर की भेज दीजिए, और भी कोई वाडीलाल की भेज दीजिए, ओमिनी की भेज दीजिए, जिसकी भी आइसक्रीम चाहिए सारा का सारा इस वाले सप्लायर या इस वाले डिस्ट्रीब्यूटर से ये ले आए। और लाने के बाद इन्होंने ये आइसक्रीम जो है वो यहाँ पे फिल कर दी, मान लो डिस्प्ले में भी रख दी, यहाँ पे भी हम उदाहरण के तौर पर ये सारी आइसक्रीम्स रख दी गई है। तो ये यहाँ से आइसक्रीम आ चुकी है और यहाँ पे इन्होंने रिफिलिंग कर दी है बच्चों। ध्यान रखना, बिल्कुल हमारी स्टोरी बिल्कुल सेट होने वाली है। सामान भी आ गया, अंदर का डेकोरम भी लग गया, पूरा का पूरा नेम प्लेट भी लग गई है, बिजनेस जैसे चलना चाहिए वैसा चल चुका। और एक शुभ दिन आ गया, जिस दिन गणेश चतुर्थी थी, उस दिन इन्होंने मिस्टर राम ने फीता काटकर अपने एरिया के अच्छे से प्रमुख जो थे उनको बुलाया, फोटो सेशन करा और अपना ये काम स्टार्ट कर दिया बच्चों। यहाँ पे जाने के बाद धीरे धीरे लोगों को पता लगाने लगा और छोटे बच्चे जो आइसक्रीम के शौकीन लोग हैं वो इनकी शॉप पे आने लगे। मान लेते हैं ये बहुत सारे लोग यहाँ पे आने लगे और ये इनको यहाँ से इनको माल बेचने लगे। हिंदी में लिख देता हूं मैं, अभी बेचना चालू कर दिया। इस तरीके से इनका एक व्यापार जो है वो पूरा का पूरा सेट हो गया। अब बच्चों यहां तक की स्टोरी राइटिंग में जितनी टर्म्स अकाउंटिंग की आ सकती है उसको मैं यहां पे डिटेल्ड करने वाला हूं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहां पे एक समझने की बात सबसे पहले आप ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि इस पूरे बिजनेस को चलाने वाला अकेला ये आदमी है, अकेला, जिसको हम बोलते हैं एकल स्वामी, ऑनर, प्रोपराइटर, सोल प्रोपराइटर। याद रखिए, क्योंकि अकेला लॉस होगा खुद बेयर करेगा, प्रॉफिट होगा खुद बेयर करेगा, जो भी एक्सपेंसेस होगा खुद बेयर करेगा, खरीदेगा भी खुद, बेचेगा भी खुद। तो जब ऐसा कोई बिजनेस कोई पर्सन करता है, उसको अकेला जो व्यापारी काम कर रहा है उसको बोलते हैं सोल प्रोपराइटर, एकल स्वामी। तो ये जो बंदा है इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलेंगे ऑनर, सोल प्रोपराइटर, अकेला बंदा काम कर रहा है। इस पर्सन ने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इनिशियली लेवल पे जितना भी कैपिटल, जितना भी पूंजी इसने लगाया है, जितना भी पैसा इसमें लगाया है स्टार्टिंग में, इस अमाउंट को बोलते हैं कैपिटल। हिंदी में बोलेंगे तो पूंजी, हिंदी वाले बच्चों के लिए पूंजी, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कैपिटल। जब भी कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है वो अपने साथ वो कैश लाता है। कैश के साथ हो सकता है जब इसने स्टार्ट किया इसके पास पहले से कुछ और पड़ा हो, जैसे इसके पास कोई फर्नीचर पड़ा हुआ हो, तो फर्नीचर भी अगर इसने अपने पास से लगाया है तो वो भी पार्ट किसका माना जाएगा? कैपिटल का। बच्चों याद रखें ना, जब भी कोई सोल प्रोपराइटर या मालिक कोई व्यापार स्टार्ट करता है और उस व्यापार स्टार्ट करने में वो कैश के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी भी लगा देता है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, तो भी वो कंबाइंड मिलकर क्या कहलाती है बच्चों? कैपिटल। ठीक है, तो हमारी यहां पे एक टर्म यहां पे क्लियर हो गई, दूसरी टर्म हमारी यहां पे क्लियर हो चुकी है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस बंदे ने 1 लाख रुपए अपने फादर से लिए हैं, तो 110% आज नहीं तो कल इसको अपने फादर को चुकाना है, क्योंकि फादर ने बोला था 1 लाख रुपए ले जा और मुझे चुका देना।
तो अब 1,00,000 रुपए इसके माथे में घूमता रहेगा कि इसको चुकाना है। तो जब भी बिजनेस को या मालिक को कोई पैसा चुकाना रहता है तो उसको बोलते हैं दायित्व, लायबिलिटी। तो यहां पे 1,00,000 रुपए क्योंकि चुकाना है और आपके बिजनेस में दायित्व बन जाता है तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं लायबिलिटी। याद रखना बच्चों, लायबिलिटी, और हिंदी में जाता है ये दायित्व। जैसा भी समझना चाहो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में, समझ में आना मेन मकसद है। तो जब बिजनेस में कोई भी उधारी में अगर आपने काम कर लिया है, क्रेडिट बेसिस पे कोई काम कर लिया है, तो बच्चों वो दायित्व बन जाता है, लायबिलिटी बन जाती है। तीसरे नंबर की टर्म्स हमने यहां पे क्लियर कर दी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि यहां पे जो ये बंदा बिजनेस कर रहा है वो यहां से माल खरीद रहा है, मतलब कि यहां से आइसक्रीम खरीद रहा है और इन लोगों को बेच रहा है, खुद नहीं बना रहा। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, जो भी ऐसा बिजनेस करते हैं, जो कि खरीदते हैं बेचते हैं, वो जो टाइप होता है उस टाइप को बोलते हैं ट्रेडिंग या ट्रेड बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ट्रेड बिजनेस है। हम कुछ खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। अगर हम बना रहे हैं बेच रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर है। बात समझ में आ गया? तो यहां पे जो ये काम हो रहा है वो ट्रेड हो रहा है। अब अगर हम बात करें, एक पॉइंट यहां पे याद रखिएगा कि आप ये देखिए, ये जो पूरी की पूरी शॉप इन्होंने बनाई है कोल्ड सेल्स करके, इसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, जब भी कोई कस्टमर आइसक्रीम लेने आएगा तो ये अपना फर्नीचर उठा के थोड़ी दे देंगे, ये अपना आइस बॉक्स थोड़ी उठा के दे देंगे, कोल्ड स्टोरेज थोड़ी उठा के दे देंगे, ये तो केवल आइसक्रीम देंगे। तो जो चीजें सपोर्ट कर रही है इनके बिजनेस की एक्टिविटी में और जो इकोनॉमिक बेनिफिट इनको देने वाली है, जैसे आपने कोल्ड स्टोरेज लग दिया, अब कोल्ड स्टोरेज के अंदर आइसक्रीम रखी हुई तो ठंडी है, तो आपका कस्टमर आएगा ठंडी आइसक्रीम खा के जाएगा। तो वो जो कोल्ड स्टोरेज है वो आपके लिए इकोनॉमिकल बेनिफिट है, वो आपके साथ रहेगा 4 साल 6 साल 10 साल, जितने साल भी आप बिजनेस करोगे। तो ऐसी जो भी चीजें हैं उनको हमारी अकाउंटेंसी में या अकाउंटिंग में ये सारी चीजों को हम बोलते हैं असेट्स। हिंदी में बोलें तो संपत्ति। ये आपकी सेलिंग एक्टिविटी में सपोर्ट करती है बच्चों। इसलिए जो भी लॉन्ग टर्म होती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर्स, ये सब आपकी असेट्स की कैटेगरी में आती है। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे पूछें कि बताइए मिस्टर राम क्या काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे साहब मिस्टर राम जो है वो आइसक्रीम बेच रहा है, आइसक्रीम की शॉप है। तो आइसक्रीम जो है वो हमारी अकाउंटिंग में किस में ट्रीटमेंट होगी? गुड्स में, जिसे बोलते हैं माल। अगर यही राम सब्जी बेचने का काम करता तो सब्जी भी क्या होती? गुड्स होती। अगर यही आदमी फर्नीचर बेचने का काम कर रहा तो फर्नीचर भी क्या होता? गुड्स होता। तो बच्चों जब भी कोई गुड्स इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसके लिए 2 टर्म यूज होगी, याद रखिएगा। अगर दुकान में माल भरना है तो माल खरीद के लाना पड़ेगा, खरीदना, माल को याद रखिएगा, माल को खरीदना। तो ये जो वर्ड होगा इसके लिए हम यूज करेंगे परचेज। फिर बोल रहा हूं, इसके लिए यूज करेंगे परचेज। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठता है कि सर मान लो ये कोल्ड बॉक्स भी तो खरीदा है, कोल्ड बॉक्स भी तो खरीदा है। तो बेटा याद रखना, जब असेट्स को हम खरीदते हैं तो उसको उसी नाम से मेंशन करते हैं। हमने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग, ना कि उसको परचेज बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो सिनेरियो ट्रेडिंग बिजनेस का है, तो उस कंडीशन में अगर हम आइसक्रीम को खरीद रहे हैं क्योंकि हमारा काम है उसको बेचना, हम उससे कमाएंगे, तो उसके लिए जब खरीदेंगे तो वर्ड यूज करेंगे परचेज। क्लियर है? तो यहां पे हमारी जो टर्म है 4 ट्रेड पूरी हो चुकी है और ये हो गई हमारी 5वीं टर्म्स जो गुड्स के लिए यूज होगी। तो गुड्स के लिए एक और टर्म यूज होगी, जब ये अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को ये आइसक्रीम बेच रहा है, तो जब माल को ये बेच रहा है तो उसके लिए वर्ड यूज होगा सेल्स। तो यहां पे ये बात याद रखिएगा, गुड्स के लिए 2 टर्म यूज होगी। जब गुड्स शॉप पे बढ़ रहा है तो इसका मतलब है परचेज हो रहा है, और जब कम हो रहा है तो इसका मतलब हो रहा है सेल्स हो रहा है। तो हमेशा बच्चों याद रखना, जब भी मैं परचेज बोलूंगा तो माल की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। ये टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो यहां पे आपने परचेज देख लिया और यहां पे आपने 6 नंबर की टर्म्स को, सेल्स को भी समझ लिया। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम इसी एग्जाम्पल में कि बहुत अच्छा बिजनेस सेटल था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। एक दिन मिस्टर राम ने
एक कस्टमर को एक आइसक्रीम बेच दी। ये कस्टमर अपने घर आया, अपने होम आया, कस्टमर अपने घर आया और घर में आने के बाद इसने आइसक्रीम को खोला तो देखा आइसक्रीम बहुत बेकार थी, बहुत गंदी आइसक्रीम थी, खराब आइसक्रीम थी। ये दौड़ा 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 वापस आपके पास गया और मिस्टर राम को बोलता है तुम्हारी आइसक्रीम बेकार है, पकड़ो तुम्हारी आइसक्रीम, वापस पकड़ो। देखो यहां पे क्या हुआ, जो बेचा हुआ माल था वो वापस आ गया दुकान में, बेचा हुआ माल वापस आ गया दुकान में, सेल्स करा हुआ माल वापस आ गया, इससे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो दुकान में वो माल वापस बढ़ गया। तो सेल्स रिटर्न जब होती है तो वो क्या हो जाती है, दुकान में माल को बढ़ा देती है, प्लस कर देती है। और जो ये टर्म है जब इसने वापस लौटा दिया, उस टर्म को बोलते हैं, क्योंकि माल है तो उसके वर्ड को बोलेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स इनवर्ड, आपको ये वर्ड भी सुनाई में आ सकता है, सेल्स इनवर्ड। इन वर्ड का मतलब भी यही है कि माल वापस बच्चों आ गया है, सेल्स इनवर्ड। यकीन मानिए इसको पूरा अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट कहीं कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, मिस्टर राम ने आइसक्रीम को खोल के देखा, उनको लगा हाँ ये आइसक्रीम बहुत बेकार है, तो इन्होंने क्या किया, ये आइसक्रीम को वापस लौटा दिया, मिस्टर ए को लौटा दिया। अब देखो यहां पे क्या लौटा दिया, खरीदा हुआ माल, खरीदा हुआ माल मतलब कि जो हमने परचेस किया था उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो यहां पे देखो बच्चों क्या बन गई ये टर्म, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जब भी आ जाए समझ लेना खरीदा हुआ माल लौटा दिया। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे देखो आपने इस तरीके से हमने 6 कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद 7वें नंबर की टर्म हो गई है और उसके बाद हमारी 8वें नंबर की टर्म भी हमको दिमाग में बैठ चुकी है। क्लियर है बच्चों यहां तक? बिल्कुल, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। हर महीने के बहुत सारे, क्योंकि व्यापार जब हम चलाते हैं तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। आपने पंखा लगाया, आपने कोल्ड स्टोरेज चला रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। मान लेते हैं आपने पानी की सुविधा दुकान में कर रखी है, जिसका बिल आता है तो वाटर बिल भी आएगा। तो मतलब हमारे पास दुनिया भर के खर्चे होने वाले हैं इस बिजनेस को चलाने के लिए। हमने वर्ड बोला खर्चे, एक्सपेंसेस। तो यहां पे इस बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे बहुत सारे खर्चे होने वाले हैं, तो हम उसको बोलेंगे एक्सपेंसेस, जिसमें रेंट हो सकता है, जैसे आपको हर महीने रेंट देना पड़ेगा। इसी तरीके से वाटर बिल होता है, इसी तरीके से मान लो रिपेयर होता है। ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में, बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं यहां तक सारी टर्मिनोलॉजी आपके पास धीरे 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 क्लियर हो रही होगी बच्चों। याद रखिए, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मेरा ये वादा है, अकाउंटेंसी को बिल्कुल भी कठिन नहीं बनाना है, बहुत आसानी से एंड तक पूरे में से पूरे मार्क्स भी लाने और समझते हुए भी चलना है। ठीक है बच्चों, तो ये सब खर्चे आपके हो जाते हैं। इनकी जो डिटेलिंग आएगी कि असेट्स कितने टाइप की होती है, लायबिलिटीज, वो हम आगे देखेंगे। अभी पहले मोटा मोटी हमारे कोर फाउंडेशन समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पे बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, चलते चलते 4-5 महीने हो गए, मिस्टर राम की वैल्यू बन गई। मिस्टर राम पहले नगद दे के, कैश दे के काम करते थे, अब धीरे धीरे उनके वैल्यू जब बन गई तो उन्होंने फोन लगाना चालू करा और मिस्टर बी को बोला एक काम करो, 100 लीटर आइसक्रीम भिजवा दो, भिजवा दो। पैसा की बात नहीं हुई है, उधार में भिजवा दो। तो इसका मतलब है उधार में इन्होंने खरीदना चालू कर दिया है बच्चों। ये टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी भी तरह का आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मिस्टर बी से इन्होंने माल मंगाना चालू कर दिया है और वो भी उधार में, उधार में माल खरीदा है बच्चों। याद रखना, जब भी उधार में माल खरीदा है, अब ये एक सप्लायर है लेकिन इसको हम, क्योंकि हमने उधार में किया है, इसको बोलेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार। ये बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, फिर हम बता रहे हैं, इसे बोलते हैं क्रेडिटर। ये हमसे पैसा लेगा। आपसे कोई पूछ ले बताइए आपके बिजनेस में कितने क्रेडिटर है, इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास कितनी लायबिलिटीज है, कितना चुकाना है तुमको, ये बताओ जरा। तो वो होता है क्रेडिटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से
इनका व्यापार अच्छा चलने लग गया, इनको कॉन्फिडेंस आ गया, तो ये जो कस्टमर है इसको भी इन्होंने उधार में बेचा, उधार में बेचा। तो जब उधार में बेचा है तो ये जो पर्सन है ये पर्सन बन जाता है डेटर। ठीक है, इसको हम यहां पे मेंशन कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा मैशअप हो गया, लेकिन हम इसको मिटाएंगे नहीं जिससे आपको पूरी स्क्रीन लाइन। डेटर, डेटर मतलब होता है देनदार। तो ये हो जाता है आपका, अगर उधार में खरीदा है तो क्रेडिटर, और जिसको उधार में माल बेचा है वो होता है डेटर, देनदार। देनदार क्लियर है बच्चों? ये बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यहां पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि सर हमको ये टर्म्स नहीं आई है, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा। लेकिन अगर आप कमेंट नहीं देंगे, वॉच नहीं करेंगे, तो हमको कैसे पता लगेगा कि हमारा जो लेक्चर आपके सामने आ रहा है वो बहुत ही वैल्यूएबल है। मैं इसको बिल्कुल स्टोरी सिंपल राइटिंग में आपको समझाने की बता रहा हूं। तो यहां पे हमने कैपिटल समझा, लायबिलिटी समझा, ऑनर को समझा, ट्रेड को समझा, परचेस को समझा, सेल्स को समझा, सेल्स रिटर्न को समझा, परचेज रिटर्न को समझा, एक्सपेंसेस को समझा, एसेट्स को समझा, समझा नहीं समझा, डेटर्स को समझा और क्रेडिटर को समझा बच्चों, इस पूरे के पूरे डायग्राम में। अभी हमारी स्टोरी खत्म नहीं हुई है बच्चों, याद रखना है इस चीजों। ठीक है, अभी के लिए हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं और उम्मीद करते हैं यहां तक आपने कॉपी कर लिया होगा। नहीं करा है तो सिर्फ समझना है, टर्म्स लिखनी है, डिटेलिंग हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे वन बाय वन। अभी केवल और केवल मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा टाइम के लिए हम इसको मिटा देते हैं। यहां पे हम स्पेस निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा खासा डेटर्स क्रेडिटर्स थे, एक साल भी नहीं हुआ, 8-9 महीने हो चुके थे, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। मान लेते हैं मिस्टर राम के घर से, मिस्टर राम के घर से, याद रखिएगा मैं लिख रहा हूं राम के घर से, इनकी जो मदर है उन्होंने कॉल किया और उन्होंने बोला घर के लिए, फिर बोल रहे हैं हम घर के लिए एक काम करना, 5 लीटर आइसक्रीम लिया ना। अब इन्होंने क्या किया, अपनी शॉप से 5 लीटर आइसक्रीम निकल गए और घर पे ले गए, घर पे लोगों ने खा लिया, पी लिया। देखो अगर बेचते तो जितना 5 लीटर कम हुआ उसकी एवज में आपको कैश मिलता, लेकिन यहां पे तो इन्होंने यूज कर लिया अपना पर्सनल यूज, ये आइसक्रीम अपने घर में पर्सनल यूज कर लिया। सर आइसक्रीम यूज किया मतलब माल यूज कर लिया, मतलब गुड्स को निकाल के ले गए। सर गले में से पैसा निकाल के ले जाते तो पर्सनल यूज के लिए, वो भी पर्सनल यूज ही है। तो जब कोई ऑनर कोई भी पर्सनल यूज के लिए चाहे वो गुड्स निकाल ले, मतलब कि माल निकाल ले, या कैश निकाल ले, तो उस टर्म्स को हम बोलेंगे ड्राइंग्स। याद रखना बच्चों, ये टर्म्स जो पूरी आपके लिए बहुत काम की है, ड्राइंग्स, इसको बोलते हैं आहरण। ड्राइंग्स, आहरण, इनके स्टेट नोट्स नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिटेलिंग बताएंगे। अभी हमको केवल इतना समझना है कि पर्सनल यूज के लिए चाहे वो कैश निकाल ले और चाहे वो गुड्स निकाल ले। ठीक है बच्चों, तो इन सबको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स की कैटेगरी में मानेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां पे हमारे को ड्राइंग्स भी क्लियर हो गया। उसके आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं जो हमारा ये क्रेडिटर था, क्रेडिटर आप समझ गए होंगे, जो बी है हमारे एग्जांपल में, ये जो बी है इसको कॉन्फिडेंस नहीं था मिस्टर राम के ऊपर कि ये हमको पैसा दे देगा। तो इन्होंने बोला मिस्टर बी सुनो, आप उधार में माल ले रहे हो यार, मुझे तुम पे भरोसा कम है, एक काम करो, मैं एक कागज तैयार करवा रहा हूं। इस कागज में मैं लिख रहा हूं कि मिस्टर राम मुझे 3 महीने बाद मेरे आइसक्रीम के 10,000 रुपये पे कर देंगे। आप मिस्टर राम ने इसमें अपना साइन कर दिया, और जैसे ही इसने साइन किया, ये जो पेपर है, ये पेपर अब लीगली प्रूफ हो गया कि मिस्टर राम जो है वो क्या करेंगे, पेमेंट देंगे इस आदमी को। तो मिस्टर राम ने इस पे साइन किया है, मतलब अपनी एक्सेप्टेंस दे दिया कि हाँ मैं तेरा बिल पे कर दूंगा। तो उस कंडीशन में ये जो पेपर है उसको हम बोलेंगे बीपी, जिसको फुल फॉर्म होता है बिल्स पेबल्स। बिल्स पेबल्स इन्होंने साइन करके दे दिया मिस्टर राम ने, मतलब ऑनर ने साइन करके दे दिया हाँ मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा। तो उस कंडीशन में ये कागज इस मिस्टर बी के पास रहेगा, 3 महीने बाद ये दिखाएगा भैया एक कागज तुम्हारा लो और लाओ मुझे पेमेंट। तो उस कंडीशन के अंदर इस पर्सन के लिए ये जो बीपी है वो एक लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, क्योंकि 3 महीने बाद इसको चुकाना है।
तो बीपी जो होता है वो पेबल्स की कैटेगरी में आता है, मतलब आपको चुकाना है, लायबिलिटीज की कैटेगरी में आता है। और बीपी का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 1 साल से कम ही होता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, लेकिन 1 साल 12 महीने से कम ही होता। अच्छा सर, ये बात तो समझ में आ गई। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो कस्टमर को दिया उस पर भी कॉन्फिडेंस मिस्टर राम को नहीं था, तो मिस्टर राम भी तो कागज तैयार करवा सकते हैं। बिल्कुल, मिस्टर राम ने क्या किया, मान लेते हैं ये आदमी कमल था। मिस्टर राम ने बोला मिस्टर कमल मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, एक काम करो, मैं एक लेटर तुम्हारे नाम लिखता हूं कि मिस्टर कमल जो हैं वो मुझे 10 लीटर आइसक्रीम के, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, 3000 रुपये पे करेंगे। और मिस्टर कमल ने इस पे साइन कर दिया। अब जैसे ही मिस्टर कमल ने साइन कर दिया, ये मिस्टर राम के लिए BR हो गया बच्चों, BR जिसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल, BR जनरेट होता है ड्यू टू क्रेडिट परचेस। BR जो है BP जो जनरेट होता है वो ड्यू टू क्रेडिट परचेस होता है, और BR जो जनरेट होता है ड्यू टू क्रेडिट सेल्स होता है, सामने वाले से आपने साइन करवा लिए हैं। तो यहां पे BR और BP आपको दोनों टर्म समझ में आ गई होगी। BP जो है वो एक तरीके की लायबिलिटीज है मिस्टर राम के लिए, और BR जो है वो एक तरीके की असेट्स है। जब भी ये दिखाएंगे इनके पास पैसा आ जाएगा, सामने वाले को दिखाएंगे पैसा आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, BR एंड BP भी यहां पे इन्वॉल्व हो। अब यहां पे जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं वो सब इसी टर्म्स के थ्रू चलेंगे। ठीक है बच्चों, हमने यहां पे डिस्कशन किया कि यहां पे हमने बात करी एक्सपेंसेस की। तो जब एक्सपेंसेस होते हैं तो वो हम जब उसको क्लैरिफिकेशंस करते हैं या फिर उसका क्लासिफिकेशंस करते हैं तो वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब ये क्या होते हैं, ये हम सेकंड सेक्शंस के अंदर कवर करेंगे। अभी हमने केवल और केवल अकाउंटिंग टर्म्स को एक स्टोरी राइटिंग से समझाने की कोशिश आपको की है। ठीक है, अब ऐसा भी होगा हमारे केसेस के अंदर, मिस्टर जो कमल है जिसको हमने उधार में माल बेचा है और उसका एक साइन करा हुआ BR भी हमारे पास रखा हुआ है, मान लेते हैं। अब बच्चों होता क्या है कि बार बार मिस्टर राम जो है वो मिस्टर राम जो है वो कमल को बोल रहे हैं भैया तेरा जो पेंडिंग पैसा है पे कर पे कर पे कर। इसने हाथ खड़े कर दिए, ये इंसॉल्वेंट हो गया, ये दिवालिया हो गया, ये अब पैसा नहीं दे सकता, इसने हाथ खड़े कर दिए। तो इस कंडीशन में मिस्टर राम के 3000 रुपए डूब गए, 3000 रुपए डूब गए। जब ऐसा कुछ हो जाता है तो ये जो डेट है, ये जो डेट है यही क्या बन जाती है, बैड डेब्ट, जिसे बोलते हैं डूबत ऋण, कि आपका जो दिया हुआ पैसा है, जो भी आपने उधार में दिया है वो बैड डेब्ट हो चुका है, पैसा डूब चुका है। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं बच्चों, कि जब डेटर पेमेंट नहीं देता है उस टर्म को बोल देते हैं डूबत हो गई भैया, बैड डेब्ट हो गई। क्लियर है ये चीज, तो ये बैड डेब्ट वाली टर्म भी हमको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी टर्म्स आपको क्लियर करा दी है इस स्टोरी राइटिंग से। एक बार इसकी लिस्ट बनाते हैं, देखते हैं कि हमने क्या क्या देख लिया है, जिससे कि आपको बिल्कुल टर्म्स क्लियर हो जाए और आप इसको इमेजिनेशन भी करते रहिएगा कि आपको वो पॉइंट बिल्कुल क्लियर है या नहीं है। ठीक है बच्चों, अभी के लिए हम इसको एक बार के लिए मिटा देते हैं और यहां पे हम एक एक टर्म्स आपके सामने मेंशन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कैपिटल, स्टार्टिंग में जब व्यापारी लगाता है। उसके बाद हमने ऑनर की बात करी, मालिक जिसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। उसके बाद हमने लायबिलिटीज़ की बात करी, हमको जो लायबिलिटीज़ चुकानी रहती है, हमारा दायित्व। उसके बाद हमने ट्रेड बिजनेस के बारे में समझा, जिसमें खरीदते हैं बेचते हैं। उसके बाद हमने असेट्स के बारे में समझा जो हमारे पास रहेगी। उसके बाद हमने यहाँ पे गुड्स को समझा, जिसके लिए हमारे पास जो टर्म्स यूज होगी याद रखिएगा, एक तो होती है सेल्स, एक होती है परचेस। इसी के ऊपर एक हमने समझा सेल्स रिटर्न होती है, जो बेचा हुआ माल रिटर्न आता है। एक होती है परचेज रिटर्न। इसके बाद हमने एक देखा ड्राइंग्स, जो पर्सनली यूज के लिए मालिक ले लेता है, वो ड्राइंग्स हो जाती है। उसके बाद आपने डेटर्स को समझा, जो कि हमें
उधार में हमने माल बेचा है वो हमें पैसा देंगे, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। फिर उसके बाद हमने क्रेडिटर को देख लिया, उसके बाद हमने बीपी को समझा, जो हमें एक्सेप्टेंस देंगे हम आपको चुका देंगे। उसके बाद हमने बीआर को समझा, उसके बाद हमने बैड डेप्ट को समझा, जो पैसा डूब जाता है। तो यहाँ पे हमने करीब करीब सारी जो मेन महत्वपूर्ण जो टर्म्स है वो यहाँ पे हमने स्टोरी राइटिंग से आपको समझा दिए बच्चों। तो इस वाले सेशंस के अंदर केवल और केवल एक स्टोरी राइटिंग से हमने इसको समझाया है। जो इसका नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर विद डिटेल नोट्स के साथ हम एक एक बारीकी से बात करेंगे कि इन सब चीज़ों को, अब यहाँ पे आपका एक माइंड मैप हो चुका है कि कौन कौन सी टर्म्स हमको कॉमर्स अकाउंटेंसी में देखनी है। परचेज जैसे बात करेंगे, अब आपको हमारे एग्जाम्पल से याद आ जाएगा परचेज क्या बात है। तो यहाँ पे कभी कभार एग्जाम आ जाता है कि मेरा बिजनेस अगर आइसक्रीम का है और मैंने एसी खरीदा है तो एसी मेरे लिए असेट्स है। वहीं अगर मेरा काम एसी बेचने का है तो याद रखिएगा एसी मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। तो वहां पे मैं टर्म यूज करूंगा परचेज एंड सेल्स बच्चा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो चैप्टर 2 है इसके पार्ट 1 की जो स्टोरी राइटिंग है, जिसको हमने एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी का पार्ट 2 आएगा जिसके अंदर हम इसको डिस्क्रिप्टिव में बताएंगे, जिससे कि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स अवेलेबल हो जाए। बच्चों, ये मेरा जो प्रयास है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। आरओ कॉमर्स क्लासेस का लिंक नीचे गिवन है, आप उसको लाइक कर लीजिएगा। और हमारी अगर ऑफलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे नए बैचेस चालू हैं, जिसको मैंने बहुत कम प्राइस में रख रखा है। निवारू लिंक रोड पर आरओ कॉमर्स क्लासेस है, जयपुर कालवा रोड पर, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको पास एक अच्छा कंटेंट मिल सके और इस भीड़ भाड़ की में एक सटीक कंटेंट आपको मिल सके। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट्स हो उसको बहुत आसानी से समझाना और उसको आसानी से समझाकर सॉल्व करवा देना एक टीचर का दायित्व होता है। पिछले 10 साल से मैं इसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल नया है, लेकिन मेरे बच्चों के कारण ये चैनल बहुत ऊंचाई पे पहुंचेगा, मैं पूरी की पूरी आशा करता हूं। आशा करेंगे आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हाँ, डेली जरूर पढ़ें, 4 घंटे सेल्फ स्टडी जरूर करें, तो यकीन मानिए आप टॉपर की श्रेणी में आ जाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाय बाय, नमस्कार।